So a very welcome to all my brother and sister, your favorite online platform Complete Academy. So today we are going to study the very first chapter of class 10th डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पोर्शन से। तो आपका ये सबसे छोटा चैप्टर होता है एसएसटी का, तो इसको भी हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आज पढ़ने वाले हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही फेवरेट चैप्टर है। देखते हैं कि क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर का नाम से डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो होता है ना, वो डेवलपमेंट क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो डेवलपमेंट मतलब क्या, प्रोग्रेस, हिंदी वर्ड विकास बोलते हैं इसको। प्रोग्रेस हो, पॉजिटिव मैनर में प्रोग्रेस होता है, और साथ साथ क्या बोलेंगे कि हमारा क्या हो, प्रोग्रेस हो, पॉजिटिव चेंज और ग्रोथ। ग्रोथ को भी हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। और हमारे बुक में दिया हुआ है कि किसी भी डेवलपमेंट का दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। क्या होते हैं, पहला एस्पेक्ट्स क्या है डेवलपमेंट का, कि हर एक पर्सन का डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। और हर एक पर्सन का डेवलपमेंट जो हो सकता है किसी और पर्सन के लिए वो डिस्ट्रॉयबल हो। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन है, वो चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स क्या है कि हम सेटअप करें ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो। उससे क्या होता है कि हमारे इकोलॉजिकल मतलब हमारे इन्वायरमेंट भी डैमेज होता है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड को भी काटना पड़ता है इसके लिए। और साथ साथ क्या है कि बहुत सारे हमारे जो लैंडलेस पीपल्स होते हैं उसके भी क्या होते हैं, होमलैंड को हम लोग को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, वो लोग को भी हटाया जाता है। तो ये सब हम लोग को प्रॉब्लम देखा जाता है। तो इससे हम लोग यही सीखे कि जो हमारा डेवलपमेंट का गोल होता है, किसी एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट का गोल में भी किसी अदर पर्सन के लिए डिस्ट्रॉयबल होता है। तो आई होप कि आपको ये एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट समझ में आया होगा। अब बात आता है कि गोल्स कौन सा गोल्स कौन सा गोल्स हमारे नेशनल डेवलपमेंट के अंदर में आते हैं। तो अगर आपका गोल क्या हो कि बहुत सारे पीपल्स के इंटरेस्ट, मतलब कि बहुत सारे पीपल्स के प्रॉफिट, या फिर हम कौन सा वर्ड बोल सकते हैं, बेनिफिट पे हो, तो वो गोल्स हमारे नेशनल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। बाय द वे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि एक क्या हो कि हम IAS या IPS बन के क्या करें, बहुत लोगों को फ्री में, या फिर कोई टीचर बन के बहुत ज़्यादा लोगों को फ्री में पढ़ाएं, एक फ्री मेरा स्कूल्स हो। तो ये क्या है ना कि ये गोल क्या है, एक तरह से लार्ज स्केल ऑफ पीपल या लार्ज स्टूडेंट के लिए। तो ये भी गोल क्या है हमारा नेशनल डेवलपमेंट में, तो नहीं बोलेंगे, पर ये क्या है एक तरह से अगर हम इसको बड़ा लेवल पे करते तो ये नेशनल डेवलपमेंट में होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव ग्रोथ ला रहा है हमारे सोसाइटी में। तो इससे हम लोग को समझ में आया कि ऐसा गोल जो एक लार्ज स्केल वाले पीपल को बेनिफिट करे, वो गोल हमारा क्या आता है, नेशनल डेवलपमेंट में आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। क्या क्लासिफिकेशन है कंट्री का। तो पहले तो हम लोग डेवलप्ड कंट्री में बांटे हैं, और हम लोग एक अनडेवलप्ड कंट्री में बांटे हैं, एक डेवलपिंग कंट्री में बांटे हैं। मतलब कि क्या डेवलप्ड कंट्री, क्या USA हो गया, UK हो गया, आपका जापान हो गया, दिस आर ऑल डेवलप्ड कंट्री। हमारा अनडेवलप्ड कंट्री एक कैटेगरी आ गया, और वी आर कम इन ए डेवलपिंग कंट्री, जो क्या है डेवलपिंग कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं टोटल इनकम के बारे में, एवरेज इनकम के बारे में। बड़ा ही ईजी है ये, ठीक है। तो टोटल इनकम हम क्या बोलते हैं, टोटल इनकम को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। एक एग्जांपल हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि बाय द वे आप समझ लीजिए कि आपके कोई फैमिली मेंबर फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपना इनकम क्या है आपके घर में जरूर सेंड करेंगे, मतलब कि घर में तो सेंड करेंगे ही। तो डेट इनकम एक क्या हुआ आपका, कि एक इनकम क्या हुआ आपका आपके कंट्री का, मतलब कि आपके ऑन कंट्री का इनकम, प्लस जितने भी रेसिडेंट्स हमारे कंट्री में होते हैं, मतलब जितने भी हमारे पीपल्स हमारे कंट्री में जो इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं, मतलब कि दूसरा इनकम क्या हुआ आपके कंट्री का इनकम, और जो फॉरेन कंट्री से इनकम आया, ये दोनों को जोड़ देने के बाद आपको माइनस क्या कर देना है, आपको माइनस करना है कुछ ऐसे भी तो व्यक्ति होंगे जो क्या है हमारे दूसरे कंट्री में के पीपल हमारे कंट्री में आके इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी को अपने कंट्री में सेंड करेंगे, तो उसको क्या करना है, हम लोग को घटा देना है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि माइनस करने के बाद हमारा क्या आता है, हमारा टोटल इनकम निकल जाता है, इनकम निकल जाएगा। और बात करते हैं नेशनल इनकम का, तो वही है जितने भी हमारे रेसिडेंट्स कंट्री में होते हैं और जो इनकम जनरेट करते हैं पीरियड ऑफ ए टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम। बात करते हैं हम लोग एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटल इनकम भी बोलते हैं। तो हाउ टू फाइंड एवरेज इनकम, ये हमारा क्या है क्वेश्चन में दे देता है। तो क्या करना है हम लोग को, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन मतलब कि मतलब क्या डिवाइड करना है किससे, टोटल इनकम ऑफ कंट्री, हमारे कंट्री का एक टोटल इनकम होगा, उसको डिवाइड कर देना है हमारे टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से, हमको मिल जाएगा एवरेज इनकम। अच्छा, इसका ड्रॉबैक्स तो होता होगा, ड्रॉबैक्स जरूर होगा। ड्रॉबैक्स क्या है कि हमारे जो ये क्या करता है, डिस्पैरिटीज को हाइड कर देता है। मतलब कि हमारे कंट्रीज के जितने भी डिस्पैरिटीज है, जैसे कि कुछ स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल होते हैं जिसका क्या इनकम हाई भी नहीं होता है, फिर भी क्या होता है पता चलता है कि उसका भी क्या है
इनकम हम लोग को हाई दिख जाता है। तो इससे क्या होता है, ये तो हम एक्चुअल मेथड नहीं है हमारा एक कंट्री का इनकम फाइंड करने का, इससे हमारा लोगों का कंडीशन नहीं पता चलेगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि कोई भी एक, क्या मान लेते हैं कि एक रिच पीपल है, बिल गेट्स हैं, और एक कॉमन पीपल है। क्या कॉमन पीपल का अर्निंग रिच पीपल के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। पर हम पर्सन में तो बिल गेट्स और कॉमन पीपल को भी तो काउंट करेंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कि दोनों को काउंट कर रहे हैं, और उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, टोटल इनकम ऑफ कंट्री टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो एवरेज इनकम आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक फैमिली में 6 मेंबर है और 6 मेंबर का अर्निंग मान लेते हैं कि 60,000 है। तो 6 मेंबर को जब 6 से हम डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या 10,000 आ जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि एवरेज इनकम उस फैमिली का, इस पर्सन का 10,000 है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि उस 6 मेंबर का सब 10-10 हज़ार पैसा अर्न करता होगा? कोई पीपल हो सकता है 8,000 अर्न करता होगा, कोई 12,000, कोई 15,000। तो इससे क्या होता है, हमको हमारा जो प्रॉपर मैनर ऑफ जो अर्निंग होता है वो पता नहीं चलता है। आई होप कि आपको ये एवरेज इनकम और पर कैपिटल इनकम दोनों एक होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या फॉलो किया जाता है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आता है कि कितने कैटेगरी में इसको बांटा गया है, साथ साथ हमारा एवरेज इनकम और पर कैपिटल इनकम को भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है विद एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले वर्ल्ड बैंक ने 3 कैटेगरी में बांटा है, एक रिच कंट्री, एक लो इनकम कंट्री एंड न्यू मिडिल इनकम इकोनॉमी। तो रिच कंट्रीज में ऐसे पीपल आते हैं जिसका 12,616 कैपिटा इनकम पर कैपिटल को हम कैपिटा पढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम होना चाहिए रिच कंट्री कहलाने के लिए। हमारे हर एक कंट्री का जो रिच कंट्री होते हैं उनके जो अभी का डेटा अगर देखा जाए तो $17,100 होना चाहिए, तभी वो क्या एक रिच कंट्री के कैटेगरी में आएंगे। लो इनकम कैटेगरी किसको बोलेंगे, जिसका क्या है $1035 और उससे कम हो उसको हम क्या बोलेंगे, लो इनकम कैटेगरी वाले कंट्री। अभी का डेटा देखा जाए तो 1026 से हमारा $3,955 के बीच में होना चाहिए, तो उसको लो इनकम कैटेगरी। लो मिडिल इनकम इकोनॉमी किसको बोलेंगे, जिसका $1530 है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो मिडिल इनकम इकोनॉमी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था क्या होता है डेवलपमेंट का मतलब, क्या एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, कितने तरह के कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री, अनडेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, और हम लोग देखे थे एवरेज इनकम क्या होता है और टोटल इनकम क्या होता है। हम लोग देखिए एवरेज इनकम को पर कैपिटल इनकम बोलते हैं, टोटल इनकम को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। और फिर हम लोग ने देखा कि वर्ल्ड बैंक किस कैटेगरी पे कंट्री को डिवाइड किया है। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है हमारा डेवलपमेंट को डिसाइड करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया बनाया गया है। तो सबसे पहला ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि पर कैपिटल इनकम, उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पर कैपिटल इनकम आप लोग को बता दिया। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1 ईयर में 1000 बेबी जो बॉर्न हुआ, कितना बेबी का एक साल से पहले डाई हो जाता है, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। मतलब कि 1000 बेबी में 1 ईयर में एक साल बिफोर एक साल कितना बेबी डाई होता है, उसी को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, कि जो स्कूल अटेंडिंग मतलब कि 6 to 10 ईयर्स के बच्चे, 6 से 10 साल के बच्चे कितने प्राइमरी स्कूल में क्या है कि उसको क्या है ना अटेंडेंस रेशियो बनाना होता है, उसी को हम नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। लिटरेसी रेट क्या है कि जो भी बच्चा एबव देन 7, ठीक है, उसको क्या है कि लिखने और क्या है, अभी हम लोग के हिसाब से, हम लोग के इंडिया के हिसाब से दोज हु आर एबल टू राइट एंड रीड, ठीक है, उसको लिटरेसी रेट में हम लोग डाल देते हैं। अब हम BMI क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी कोई एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कभी भी आप फिटनेस के पास जाइएगा, फिटनेस के लिए कुछ भी काम कराइएगा, बाय द वे आप जिम ज्वाइन करिएगा, तो वहाँ पे आपका BMI को चेक किया जाता है। क्यों चेक किया जाता है, उसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो डिटरमाइन करता है कि पर्सन ओवरवेट है या फिर आपका अंडर नरिश है, ठीक है, पर्सन आपका ओवरवेट है या फिर आपका अंडर नरिश है। अब यहाँ से अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या तरीका है BMI को फाइंड करने का। तो आपका जो वेट है ना, आपका जो वेट है उसको आप डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर ऑफ हिज और हर हाइट। मतलब कि आपका जो हाइट है उसका स्क्वायर, मान लेते हैं कि आपका क्या है कि 1.5 मीटर का आपका क्या है हाइट है, तो 1.5 मीटर का स्क्वायर ले लिए 50 kg के यहाँ पे, तो कितना हो गया आपका, ये आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10, 3, आपका ये हो गया 3, ये आपका हो गया 2 टाइम्स में, और आपका ये हो गया 200/9। जब आप 200/9 करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका लगभग में 18
मतलब कि 22 पॉइंट कुछ आपका आ जाएगा। तो अगर आप 50 केजी के हैं, 1.5 मीटर के हैं, मैं किसी भी स्टूडेंट या फिर कोई भी, तो आपका कितना होगा 22 के लगभग बॉडी मास इंडेक्स होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है कि अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका 18 पॉइंट कम से अगर कम हो तो आप अंडर नरिश हैं, ठीक है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम हो तो आप अंडर नरिश हैं, डेट मीन्स कि आपको अच्छी तरीके से नरिशमेंट नहीं मिला है। अगर आपका 25 से प्लस है, मैंने अभी क्या किया, मेरा तो 22 आया था, 22 पॉइंट कुछ आया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने बताया कि क्या किया, मैंने आपके हाइट का स्क्वायर से, मतलब कि आपके वेट से उसको डिवाइड किया, आपके हाइट का स्क्वायर से। और याद रखना है आपका वेट केजी में होना चाहिए और आपका हाइट मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। अगर पर्सन कोई 25 से एबव है देन पर्सन विल बी ओवरवेट। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मेरा कोई भी पर्सन 1.65 मीटर लंबा है तो अगर वो एडल्ट क्या होगा 50.5 केजी का होगा तो पर्सन इज कंसिडर अंडर नरिश, ठीक है। अगर वो क्या होगा 68 केजी से ज़्यादा होगा तो कंसिडर ओवरवेट। इससे अच्छा होगा कि आप खुद का एग्जाम्पल बना सकते हैं। बहुत ईजी तरीका से मैंने आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए बताया, और बहुत ही क्या है ना, ये एक बड़ा माना जाता है कि आप कहूँ भी फिटनेस लेवल पे जाएगा आपको बॉडी मास इंडेक्स आपको बताना पड़ेगा कैसे निकालना है। आपका वेट बाय स्क्वायर ऑफ योर हाइट इन मीटर एंड वेट आपका केजी में होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि BMI इज क्या है, नॉट एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, हमारे चिल्ड्रन के लिए। UNDP क्या होता है, दिस इज अ बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि अगर हम फ़ैन ऑन करते हैं तो फिर क्या होता है साउंड में प्रॉब्लम होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं UNDP क्या है, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में देखा गया है कि हमारा जो UNDP है वो वेस्ट मेथड है हम लोग को डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को पता करने का। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से फॉलोइंग क्राइटेरिया में बांटा गया है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये कंट्री क्या डेवलप्ड होता है। तो सबसे पहला है आपका लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब कि किसी भी कंट्री में क्या होता है पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स पर कैपिटल इनकम अच्छा होना चाहिए। हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि जो क्या है ना कि डेथ रेट कम होना चाहिए, बर्थ रेट दोनों नॉर्मल होना चाहिए। हम सीधा बात करेंगे, हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एजुकेशनल लेवल किसी भी पीपल का मतलब एजुकेशन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे HDI रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंसिडर ए पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी लेवल्स, इनइक्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या क्या बताता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पब्लिक हेल्थ, आपका एजुकेशन, पॉवर्टी लेवल, इनइक्वालिटीज़ एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब क्या क्या, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन आ गया, इसमें पॉवर्टी आ गया, ये सारा मिला के क्या है हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाते हैं। अब यहाँ पे कंसीडर करते हैं किसी भी जगह के, अगर एक डेटा है यहाँ पे कि आपका इंडिया ऑक्यूपाई करता है 135 रैंक में HDR रिपोर्ट के हिसाब से, 2014 का ये रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें 135 रैंक पे आता है, कंपेरिजन टू 126 रैंक इन 2004, और देखा जाए तो 126 रैंक था इसका 2004 में, ठीक है। और श्रीलंका के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इंडिया से ज़्यादा अच्छा रैंकिंग किसका है, हेड रैंकिंग किसका है, श्रीलंका का। और अभी का डेटा देखा जाए तो इसका 131 है HDR रिपोर्ट। अगर इंडिया का देखा जाए तो 131 है और श्रीलंका का 72 है शायद, आप चेक कर लीजिएगा। और HDR रिपोर्ट और साथ साथ बॉडी मास इंडेक्स का अपना सब कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, इससे आप लोगों को निकालने भी आ जाएगा। अब लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या क्या है, बैलेंस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय यूजिंग रिसोर्सेज एट मिनिमम लेवल, ठीक है। मतलब कि रिसोर्सेज का सही तरीका से यूज करना, बैलेंस वे में यूज करना, ठीक है, एक मिनिमल लेवल में। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का बात करेंगे तो दो चीज़ है हमारा, सबसे पहला ग्राउंड वाटर ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा डिप्लीट होता है किस किस एरिया में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट यूपी में सॉरी। और हमारा एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रिव्यू हमारा क्या है 2014 का सेंसस से पता चलता है कि हमारा जो क्रूड ऑयल है 53 ईयर्स तक ही चलेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। ये वीडियो जो है 15 से 20 मिनट में आपका पूरा डेवलपमेंट चैप्टर मैंने इस वीडियो में ख़त्म कर दिया है। और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आएगा, अगर इकोनॉमिक्स पोर्शन से देखा जाए। और जैसे ही आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी खत्म होगा, दोनों चैप्टर के जितने भी मोस्ट रेपिटेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो बनाऊँगा। और फिर जो भी आप लोग को समझ में इसमें नहीं आया है या फिर कुछ मैंने नहीं बताया, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं डायरेक्ट उसका शॉर्ट वीडियो बना के आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगा। और कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो मैंने समझा
समझाने में प्रॉब्लम क्या है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीक़े से समझाऊंगा। आई होप कि आज आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। और ये थोड़ा क्वारंटाइन के समय में ज़्यादा सेफ रहें, ज़्यादा अच्छा है कि घर में ही रह के पढ़ें, और हेल्थ इशू जितने भी हैं उससे ओवरकम आने के लिए थोड़ा सा अपने बॉडी पे फिटनेस पे काम करें, एक्सरसाइज एंड योगा मेंटेन करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।